ठीक, मैं अपना परिचय सर्वप्रथम दे दूँ कि मैं DTO हूँ, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर। साथ साथ मैं पूरे जनपद का लेप्रोसी भी देखता हूँ और साथ साथ HIV एड्स का, अर्थात मैं 3 डिपार्टमेंट का नोडल हूँ। मैं अपना इसलिए परिचय देना चाहूँगा कि मैं सभी बीमारी पर थोड़ा बहुत टच करूँगा। मेन मेरा मकसद है TB पर, और TB क्या है ये बताऊंगा आपको, और अवेयरनेस मेन सबसे जरूरी है, जो कि TB के लेकर के जो स्टिग्मा है और जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, उसे आप लोगों को टैकल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और जो भी आप सीख कर जाएंगे उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना होगा। तो मैं बताऊंगा TB है क्या, साथ में LTB है और BSc नर्सिंग और ये सब है, इनको बढ़िया से देखेंगे और अगर जरूरत है तो नोट भी कर लेंगे, जो कुछ वर्ड्स जो है नोट कर लेंगे जो जरूरी होता है। और आप अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमसे दोबारा भी पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि ये पूरे लाइफ का आपको काम आएगा। जो भी आना है, आज आप 4 साल 5 साल पढ़ के निकलेंगे तो फील्ड में जब आएंगे तो नौकरी या सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, अभी जो CHO बन रहे हैं आप ही लोगों के बीच से जा रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, तो जो बन रहे हैं वो GNM से ही जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा से बीमारी के विषय में, डिजीज के विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं कुछ बोलूँ तो उसके बोलने के पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जितने हमारे बच्चे हैं, सिर्फ क्या उत्तर प्रदेश गोरखपुर के हैं कि आउट ऑफ स्टेट भी हैं? आउट ऑफ स्टेट भी हैं। जैसे कहाँ से हैं मैं ये जानना चाहूँगा इंट्रोडक्शन के रूप में। सबको पर्सनली तो मुश्किल है कहना, लेकिन मैं स्टेट जानना चाह रहा हूँ कि और कहाँ से हैं। यूपी गोरखपुर के अलावा और कहाँ से हैं? बाहर से हैं? बिहार। तो बताएं कौन कौन बिहार से, कौन कौन है? हाथ उठा दे सिर्फ अपना। चलिए ठीक है, बिहार के अलावे और कहीं से नहीं, बस उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, ठीक है। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा, TB को शुरुआत करने के पहले कुछ मैं इंट्रोडक्शन में ये शुरुआत करना चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई TB के विषय में क्या जानकारी है, क्या आइडिया है, कोई बता सकते हैं? खड़ा होकर के बताइए, क्या मैंने आप जानते हैं TB के विषय में, जो अच्छा से बता सके। खड़ा हैंड रेज करिए, खड़ा होइए, कुछ बताइए। कोई भी, एनीवन, इस पोर्शन से या इस पोर्शन से बताइए। जो भी चीज ABCD जो भी जानते हैं यार, ऐसा तो नहीं कि कोई नया वर्ड है, ट्यूबरक्लोसिस है ना, तो क्षय रोग है, कुछ बताइए, थोड़ा बहुत बताइए, मैं जान रहा हूँ। सर, जो ट्यूबरक्लोसिस है ये एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज मेनली माना जाता है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई की वजह से होता है। और जो इसके मतलब मेनली जैसे ये ब्लड ट्रांसफर, मेनली जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है। जैसे कि अगर किसी को TB है और अगर हम लोग उसके क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, जैसे अगर ड्रॉपलेट की वजह से भी हो सकता है ये, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से। और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ट्यूबरक्लोसिस पहले से है और उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह हो गया है, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर किसी हेल्दी पर्सन में गया है तो फिर इससे भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकते हैं। ये कंसेप्ट गलत है, ठीक है। चलिए जो और कुछ बताना चाहिए ब्लड से, तो देखिए आप जो बताना चाह रहे हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ब्लड से नहीं होता। पहला चीज जो कंसेप्ट है, ये ब्लड से नहीं होता। व्यक्ति में आपने बताया ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज है, ट्रांसमिसिबल है, लेकिन ब्लड से नहीं होता, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। चलिए इसके अलावा और कुछ, जितना ये बताई है उससे कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा कोई बताना चाहें? चलिए लेट अस स्टार्ट। तो सर्वप्रथम मैं सेल से स्टार्ट करता हूँ। TB पर मैं, मैडम 1 घंटे का टाइम है या 1.5 घंटे का? कितने का? How much you want you can explain. तो मैं 2 पार्ट्स में बात ले रहा हूँ समय को, ठीक है। समय पर भी ध्यान देना चाहिए कि कितने समय तक मैं बोल पाऊंगा और बोलना कितना है,
और आप लोग कितना समझ रहे हैं, ये भी हमें आना चाहिए समझ में कि आपको जो बोला जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत चीज बोल रहा हूँ और आप समझ नहीं रहे, तो इससे कोई फायदा नहीं है। मैं जितना बोलूँ वो कम से कम आप जरूर समझें। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो हाथ हैंड रेज कर देंगे और पूछेंगे। तो मैं दो पार्ट में बांट दे रहा हूँ, एक जनरल इंट्रोडक्शन जो हेल्थ से रिलेटेड, और दूसरा मैं बाद में टीवी पर बात करूँगा। तो मैं सेल से लेटर से स्टार्ट, सेल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेल एक्चुअली है क्या? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। जैसे इस मकान का, बिल्डिंग का जो यूनिट है क्या है? ईटा, ब्रिक। और उसी तरह से जो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर हमारा स्टार्ट होता है सेल से। तो इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। सेल के बाद सेल एग्रीगेट होता है, एक जगह कलेक्ट होता है, क्या बनता है? ऑर्गेन बनता है, ठीक है। टिश्यू बनता है। टिश्यू जब ऑर्गेन एक साथ ऑर्गेनाइज होता है, फंक्शन सिमिलर होता है, तो उसको क्या कहते हैं? और ऑर्गेन जब एक जगह कलेक्ट करके हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं? क्या? सिस्टम। ऑर्गेन्स, सिस्टम। ऑर्गेन्स जब एक जगह सभी फंक्शन एक साथ हो जाता है तो उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो हमारे बॉडी में कितने तरह के सिस्टम हैं? ये जानकारी होनी चाहिए, बेसिक है। इसीलिए कि मैं सिस्टम पर आऊंगा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मेनली जो ट्यूबरकुलोसिस है वो किस सिस्टम को इन्वॉल्व करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। और सिस्टम जानकारी होनी चाहिए। सिस्टम कितने तरह का? मेनली जो है आप 5 से 6 तरह में उसको बांट सकते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलरी सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम को जानकारी होनी चाहिए। और बॉडी में जो अलग अलग सिस्टम है उसका फंक्शन भी अलग अलग है, ठीक है। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया, हमारे दुश्मन कितने हैं? मेनली ग्रुप को अगर हम लोग डिवीजन करें तो हम लोग 6 तरह के दुश्मन हमारे वातावरण में घूम रहे हैं, लेकिन मैं उनको अपनी आंखों से नहीं देख पाता। उसमें एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल भी है। तो नंबर 1 बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा फंगल, चौथा पैरासाइट्स, पांचवा बताइए? हाँ, प्रोटोजोआ का जो भी इन्फेक्शन है वो भी होता है। तो इस तरह का अगर हम लोग डिजीज के विषय में पढ़ना चाहेंगे तो अपने दुश्मन को भी जानना चाहिए कि हमारा कौन कौन दुश्मन है। आप पूरे वर्ल्ड में जो भी बीमारियां होती हैं, यही 5 या 6 हमारे दुश्मन जो है एनवायरनमेंट में है, उसके चलते होता है। अब मैं डिजीज से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमें ये क्या होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए। हमें पूरे भारतवर्ष में सभी को हेल्दी होना चाहिए। तो हेल्दी का स्टार्ट, हमें अगर स्वस्थ हूँ तो स्वस्थ होने का भी डिफिनेशन है कि सिर्फ शरीर से बीमारी ना हो यही काफी नहीं है स्वस्थ होने का। स्वस्थ होने का डिफिनेशन है कि आप फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग, अगर इस तरह से आप मेंटली भी, फिजिकली भी, सोशल वेलबींग भी और स्पिरिचुअली अगर आप स्वस्थ हैं तब आप स्वस्थ माने जाएंगे। WHO का डिक्लेरेशन था हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000 2000 तक हम लोग सभी को स्वस्थ हो जाना था, परंतु हमने अचीव नहीं कर पाया। जो हमारा गोल था, जो हमारा विजन था कि 2000 में हम लोग टोटली स्वस्थ हो जाए सब, हेल्थ फॉर ऑल जो स्लोगन था पूरे वर्ल्ड का, हम लोग गेन नहीं कर पाए। हमारा जो टीबी की बात मैं करूंगा वो क्या है गेन? 2025 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है, पूरे भारत सरकार का कमिटमेंट है कि 2025 तक हम लोग टीबी को भारतवर्ष से मुक्त करेंगे, अर्थात टीबी मुक्त भारतवर्ष। तो टीबी मुक्त भारतवर्ष में टीबी मुक्त हमारा गोरखपुर भी हो जाना चाहिए 25 तक, यही टारगेट है ना। तो हमने देखा कि शरीर का जो स्ट्रक्चर है, एक मशीन है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे इसमें मशीन लगे हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम,
तो इस तरह का हम लोगों को, और दुश्मन को भी हम लोग जान गए कि ये हमारे 5 तरह के दुश्मन हैं जो कि इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं। तो डिजीज कब होता है? डिजीज का इन्वॉल्वमेंट होने में 3 प्रकार का इसमें है फैक्टर्स। नंबर 1 इन्वायरमेंट, जहाँ पर हमारा दुश्मन घूम रहा है, दूसरा होस्ट, और तीसरा एजेंट, है ना। तो वो जो दुश्मन को हमारे शरीर में जब इंटर करने के लिए एजेंट जो काम कर रहा है उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। Have you heard the name of vector? सभी लोग वेक्टर सुने होंगे। तो अब ये हुआ कि हमारा 3 रोल है अगर कोई भी बीमारी होने का। क्या क्या है? इन्वायरमेंट, एजेंट और होस्ट। बीमारी का और क्या क्या कारण हो सकता है? एक तो जेनेटिकली होता है ना, जिसको हम लोग कंजेनाइटल डिजीज कहते हैं। ये हमारे बस की बात नहीं है, इसमें हमें ईश्वर पर भरोसा करते हैं और ईश्वर को कहते हैं कि ईश्वर ने ऐसा कहा बनाया। जेनेटिकल डिजीज समझ रहे हैं? जेनेटिक से रिलेटेड, और जेनेटिक किससे रिलेटेड है? क्रोमोजोम से रिलेटेड। क्रोमोजोम से रिलेटेड किससे है? जीन से रिलेटेड। ठीक है, ये ईश्वर के ऊपर है। अब भाई क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ? जेनेटिक्स में क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ? क्रोमोजोमल का क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ जिसके चलते जैसे डाउन सिंड्रोम, कुछ नहीं कर सकते हैं आप, डाउन सिंड्रोम हुआ, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, है ना, टर्नर सिंड्रोम, ये सब क्या होता है? और प्रत्येक स्पेसीज और प्रत्येक व्यक्ति का नंबर ऑफ क्रोमोजोम फिक्स रहता है और मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम फिक्स होता है। ह्यूमन का हो चाहे एनिमल का हो चाहे प्लांट का हो, एनिमल में भी अलग अलग है जो स्पीसीज है, उसका नंबर ऑफ क्रोमोजोम फिक्स रहता है और मॉर्फोलॉजी। जहां क्रोमोजोम में एब्नॉर्मलिटी आया तो उनको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। तो जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाता है। जैसे आपने अभी देखा कि कोरोना जो 2019 और 2020 में जो पूरे वर्ल्ड को जो है अफेक्टेड किया, वो क्या था? वो एक तरह का वायरस था जो नॉर्मल वायरस है, जो हम लोगों को कहते हैं कि सर्दी खांसी बुखार हुआ भाई 3 दिन में ठीक हो जाएगा। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, उसी का वो म्यूटेशन हो गया, क्रोमोजोमल एब्नॉर्मलिटी हुआ, जिससे वो उतना भयानक या खतरनाक वायरस बन गया। तो ये बहुत सारे चीज डिपेंड करते हैं। तो किसी भी बीमारी में कोई लिए एक नंबर 1 जेनेटिकल फैक्टर्स होता है। ठीक है। दूसरा हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल, जो हमें जितना अभी हमने दुश्मन की बात की है उसका फैक्टर्स होता है। तीसरा फैक्टर्स क्या है? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। अगर आपका प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो प्रॉपर डाइट नहीं तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से बीमारी होती है। तो एक न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। और इसके बाद और सारे आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन ये 4-5 फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है कोई भी बीमारी होने का। जेनेटिक, न्यूट्रिशनल फैक्टर, है ना, और आपका जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग बात करते हैं कि ये डिजीज हम लोग देखा किस तरह का होता है, एजेंट, होस्ट और माइक्रो। अब मैं अपने मेन बिंदु पर आता हूँ, ठीक है, मुख्य बिंदु पर। जी, हमारा जो जीव का एवोल्यूशन हुआ, हम लोग मानव आए, हम लोग का जो डिफिनेशन होता है क्या होता है? रेशनल एनिमल। हम लोग भी एनिमल्स ही है, लेकिन रेशनल क्या है? हमारे पास दिमाग है। जानवर और अन्य लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है। दिमाग का डेवलपमेंट हमारे पास, जो भी मानव हुआ, मेल हो या फीमेल हो, उसका डेवलपमेंट। तो हम लोग का जो एवोल्यूशन हुआ, एक सेल से ये बना है शरीर, सभी को पता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे हम लोग, एक सेल से, जो आपने सेल की बात, उसी सेल में क्या क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, मायोसिस होता है, मिटोसिस होता है, धीरे धीरे करके एक सेल। और एक सेल का जो फंक्शंस होता है, हमारे पूरे शरीर का, बॉडी का जो फंक्शंस है, वो एक सेल में निहित होता है। वैसा सेल जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ये चीज देखिए, नेचर का क्या विधि है कि एक सेल से हमारा इतना बड़ा शरीर डेवलप करता है, इतना बड़ा सिस्टम डेवलप करता है कि नहीं? तो ये हम लोग का ये प्राकृतिक देन भी है। इस तरह से हम लोग बात करते हैं।
अब हम लोग बीमारी की बात करें, हमने मानव हो गया, सब चीज है, और हम लोग स्पेशली ह्यूमन डिजीज के विषय में बात करेंगे, ना कि एनिमल्स और प्लांट का, उसका भी अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो हम लोग ह्यूमन डिजीज की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन में क्या क्या सी बीमारियां होती है, क्या क्या फैक्टर्स है, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो मेनली हम लोग अब बात जो करना चाहेंगे, इस पर बात करना चाहेंगे, 2-3 टर्म है, आप लोग को आना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट है तो जरूर हैंड बुक लेकर के या आप कॉपी कलम लेके आना चाहिए, जो कुछ पॉइंट्स जो बोला जाए वो नोट, क्योंकि पूरे लाइफ आपको काम आएगा। मैं सिर्फ टीवी पर भाषण देने नहीं आया हूँ, आपका एक बैकग्राउंड खड़ा करने जा रहा हूँ, उस आधार पर आप तैयारी करेंगे, उस आधार पर पढ़ेंगे, आपने सिस्टम जो है सिस्टम को भी पढ़ेंगे। और कुछ देखिए, पूरे मैं अभी गोरखपुर या भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि 2 फैक्टर्स होते हैं जिस पर इंडिकेटर्स होता है, 2 इंडिकेटर्स जिस पर हमारी मॉनिटरिंग और सुपरविजन्स और एनालिसिस होता है कि भारतवर्ष का या जापान का या अमेरिका का कि हेल्थ स्टेटस कैसा है। नंबर 1 मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इट शुड बी आपको नोट करना चाहिए, और दूसरा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ये 2 इंडिकेटर्स हैं जिस पर जज किया जाता है पूरे वर्ल्ड का कि आपका हेल्थ फैसिलिटीज कैसा है। तो हेल्थ ये 2 बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस कंट्री का, मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, कंट्री की बात कर रहा हूँ, जहां पर MMR सही है और जहां IMR सही है, इसका मतलब कि हेल्थ फैसिलिटीज वहां बेटर है। हेल्थ फैसिलिटी से क्या मतलब कि भाई हमारे के यहाँ 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रहा है, 100% इम्यूनाइजेशन हो रहा है, 100% हमारा एजुकेशन से दिया जा रहा है, 100% हम लोग फैमिली प्लानिंग की बात, टारगेट विजन हमारा है, जहाँ पर प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होगा, जहाँ पर हमारा प्रॉपर AMC केयर होगा, जहाँ पर हमारा AMC के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगा, जहाँ पर हमारा हेल्थ केयर की सिस्टम हमारे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर ध्यान रखा जाएगा, जहाँ पर अवेयरनेस रहेगा। हमें पब्लिक को अवेयर करना, डिजीज के विषय में पब्लिक को अवेयर करना है कि सरकार जो है, सिर्फ नहीं स्टेट ही नहीं, आपका सरकार, केंद्रीय सरकार या स्टेट का जो सरकार है, ये हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और क्या क्या सुविधाएं जो प्रदान की जा रही है निःशुल्क दी जा रही है, पैसे इसमें कोई खर्च नहीं है। जो भी आप सरकारी सिस्टम देख रहे हैं, सरकारी अस्पताल देख रहे हैं, वहाँ सारे सुविधाएं देने की प्रोविजंस है, निःशुल्क सुविधाएं देने की प्रोविजंस है। तो पब्लिक को अवेयर करना है। आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, एक तरह का डॉक्टर ही है, NM GNM चाहे जो भी है, आप समाज में आपको अच्छे दृष्टिकोण से लोग देखेंगे और आशा करेंगे कि जो आप बताएंगी या जो तुम लोग बताओगे वो समाज पर इफेक्ट पड़ेगा और विश्वास करेंगे, ऑथेंटिक मानेंगे। ये पढ़ के आए हैं, नया पढ़ के आए हैं, कुछ नया सीख के आए हैं, कुछ हमें नया देंगे। इसलिए समाज, सोसाइटी आपको इंतजार कर रहे हैं कि पढ़ लिख कर आएंगे, अच्छा करके आएंगे और हम लोगों को बताएंगे। तो आप लोगों की भी एक जवाबदेही है कि जो पढ़ लिख कर जाएंगे यहाँ से, जो सीख कर जाएंगे, वो ग्राउंड लेवल पर जो समाज है, सोसाइटी है, जो घर है, घर से स्टार्ट करिए, अब घर के मेंबर्स हैं, सोसाइटी है, समाज है, उनको बताइए कि भाई AMC जरूरी है, एंटीनेटल केयर जरूरी है, इम्यूनाइजेशन जरूरी है, जो भी सरकार टीकाकरण लगा रही है उसके लिए जरूरी है। देखिए टीकाकरण सब जगह लगता है, सबको पता है, जो टीकाकरण से 12 बीमारियों से वो मुक्त है। तो टीकाकरण के पहले हम लोग क्या करते हैं, AMC, एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर सब लोग समझ रही हैं, क्योंकि आपका पोर्शन है, आपको जानकारी होनी चाहिए। एंटीनेटल केयर का मतलब कि अगर मदर से बच्चे बाहर आ गए, दैट इज वो पोस्ट नेटल केयर हो गया, पोस्टमार्टम केयर हो गया। एंटीनेटल कंसेप्शन से लेकर के बच्चे का 9 महीने का ग्रोथ जो यूट्रस में हो रहा है, उसको हम लोग एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर में मदर को एंटीनेटल केयर करना जरूरी है, एसेंशियल है, मैंडेटरी है, ताकि बहुत सारे चीज आपको पहले पता लग जाए। तो एंटीनेटल केयर में हम लोग को मदर से देखते हैं, हिस्ट्री लेते हैं,
और उनसे पूछते हैं कि किसी तरह का कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर लेते हैं। 3 बेसिक हमारे पास जरूरी होना चाहिए, एक पल्स रेट कितना हो रहा है, उसका बीपी कितना है और टेम्परेचर कितना है। ये बेसिक चीज है, 3 फंडामेंटल। आप कोई भी बीमारी का या कोई भी डिजीज की बात करेंगे तो ये 3 चीज आपको जानकारी होनी चाहिए और ये हैबिट में जाना चाहिए। एंटीनेटल केयर में ब्लड प्रेशर लेना, पल्स रेट लेना और रेस्पिरेटरी रेट को जानकारी होना। बाद में जब आप गायनी में पढ़ेंगे, गायनी का 4th ईयर या 3rd ईयर में जब पढ़ाया जाएगा तो कैसे हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं वो भी बताया जाता है, या फीटल हार्ट साउंड कैसे सुना जाता है वो भी बताया जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी करवाना है तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाने के लिए इट इज ए मैंडेटरी। क्यों कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता था। पहले क्या होता था, गांव में डिलीवरी होता था, डाई कराती थी, अनट्रेंड रहती थी, है ना। तो उस समय क्या होता था, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत अधिक होता था। आपने देखा होगा न्यूमोनिया जिसको टेटनस हो जाता था, तो टेटनस एक बार हो गया तो वो बच्चा बचता नहीं। क्यों होता था, इन्फेक्शन से होता था। आज अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रेरित करते हैं, है ना, और वही सरकारी संस्था में सुविधाएं हैं, आपको निःशुल्क कराना है, तो वहां पर क्या होता है, साफ सफाई की व्यवस्था होती है, मदर का केयर होता है और उस बच्चा जो निकलेगा, आउटकम जो आ रहा है उसका भी केयर होता है। और खास करके स्टरलाइजेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए आप भी प्रेरित करेंगे कि कोई भी महिलाएं जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की जाए, ठीक है। नहीं तो जो टेटनस होता था, न्यूनेटेरम टेटनस, जो सेप्सिस हो जाता था, इन्फेक्शन होता था, वो बहुत ज्यादा होता था, उससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा। आज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम है। मैटरनल के साथ साथ इन्फेंट बने जब बच्चा सिंस बर्थ से 28 दिन तक तो हम लोग का करते हैं इन्फेंट, तो वो पीरियड में बच्चे और बच्चा और जच्चा दोनों को, जच्चा माने माँ हो गए, बच्चा माने बच्चा, तो दोनों का इसी में कर रहा हूँ, ये 2 इंडिकेटर पर हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, प्रॉपर एएनसी केयर हो, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में आप सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी का क्या इंडिकेशन है, कब पहचाने कि ये पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी होगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है तो सीजेरियन सेक्शन का क्या इंडिकेशन है, कि किस किस कंडीशन में हम लोग सीजेरियन सेक्शन करेंगे, ये भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जीएनएम को और बीएससी नर्सिंग को, हर एमडी को आपको भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यूवी आप मेडिकल पर्सन, ठीक है। तो नॉर्मल डिलीवरी के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। 2-4 पॉइंट्स और जानकारी होनी चाहिए कि कॉजेज ऑफ डेथ इन दी मदर। अगर माँ प्रेग्नेंट है, डिलीवरी के लिए लाए हैं, तो क्या क्या कारण है, मैक्सिमम क्या क्या कारण हो सकता है जो मदर का डेथ था। तो कॉजेज ऑफ डेथ मदर का ये 4-5 जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है उसको जानकारी होनी चाहिए। जैसे पीपीएच हो गया, डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम हो गया, सबसे ज्यादा डेथ पीपीएच हो गया। दूसरा सेप्सिस इन्फेक्शन अगर हो गया उसमें ज्यादा हो गया। हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग डिलीवरी ये हुआ, या प्री-एक्लेम्पसिया है, ये सब टर्म आपको आएगा, पढ़ना पड़ेगा और पास करने के लिए पासिंग मार्क है ये। अगर ये कोई अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, अगर प्री-एक्लेम्पसिया एक्लेम्पसिया नहीं बता पाया तो ही कैन नॉट पास, उसको पास नहीं होगा। इसलिए एक्सपेक्टेशन है कि नॉर्मल जो बेसिक चीज है वो तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो मेरे जैसा अगर एग्जामिनर आएगा, अगर बेसिक चीज नहीं बताएंगे तो आपको फेल कर देंगे एक साल फिर से। क्योंकि यही एक्सपीरियंस आपको फील्ड में जाके काम करना है। तो नॉर्मल डिलीवरी को पहचानना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की पहचानना, कॉजेज ऑफ डेथ को पहचानना, कॉजेज ऑफ डेथ इन न्यू डेट्स, इन्फेंट्स में क्या क्या कॉजेज हो सकता है डेथ का, ठीक है। तो ये सब चीज इम्यूनाइजेशन में 12 बीमारी का जो, अब हायर नॉर्मल डिलीवरी के बाद हम लोग इम्यूनाइजेशन में आ रहे हैं कि 1 साल के बच्चे को टोटली इम्यूनाइज करना चाहिए, जिससे कि 12 बीमारी से, है ना। उसमें भी बीसीजी का टीका लगता है टीबी के लिए, डिप्थीरिया है, परटूसिस है, टेटनस है ना, ये सब इन्फेक्शन, मीजल्स है, तो ये सब 12 बीमारी से आप हो गए। तो नॉर्मल डिलीवरी सेफ साइड
सेफ डिलीवरी हो गया, बच्चों में टीका लग गया। तीसरा इसके बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस, बच्चे का जो ग्रोथ हो रहा है 6 महीने तक, मदर्स दूध, ये सबको पता है कि मदर्स के दूध के अलावा कुछ नहीं पिलाना है बच्चे को। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो माँ के ब्रेस्ट से जो दूध आता है वो 7 दिन तक, उसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो सभी बच्चे को देना चाहिए। अभी भी गांव में ये भावनाएं हैं कि ये जो है खराब दूध है, इसको फेंक दो, बच्चे को नहीं दो, क्योंकि डिफिकल्ट होता है। फर्स्ट में जब बच्चा शक करता है तो कोलेस्ट्रॉल को निकलने में भी दिक्कत होता है, माँ को भी पेन होता है और बच्चा को घोटने में भी दिक्कत होता है। लेकिन बहुत जरूरी, क्यों जरूरी है कि उसमें जो है इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, जो कि बच्चे को प्रोटेक्शन करता है, जो इम्यूनिटी देता है, ताकि बच्चा हमारा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। इसीलिए 7 दिन का जो ब्रेस्ट फीडिंग है माँ का, वो अमृत है। आप बाहर का कोई भी दवा दे दे, कुछ भी दे दे, वो अमृत की तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए 7 दिन बच्चों को वो देना जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं। अब बच्चा हमारा बड़ा हो गया, ठीक है, फिर उसको एडल्ट के बाद में हम लोग एडल्ट एजुकेशंस देते हैं। एडल्ट एजुकेशंस में उसको एजुकेशंस देते हैं ताकि वो रास्ता से न भटक जाए। ओल्ड एज, इसके बाद हमारा ओल्ड एज में जाता है, तो ओल्ड एज में भी हम लोग केयर करते हैं, स्पेशली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। और न्यूट्रिशनल की बात जरूर करते हैं, बच्चे को ग्रोथ डेवलपमेंट, माँ का बढ़िया से रहना, ये आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी मेंटेन करते। अगर हमारा बच्चा न्यूट्रिशन की कमी से हो जाए, क्या हो जाएगा, तो मरसमस ऑफ क्वाइसेशन हो जाएगा, अर्थात सीवियर माल न्यूट्रिशन होगा, तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा, ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, उसका ब्रेन फंक्शन IQ कम हो सकता है। उसी तरह से मदर को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मदर्स जो बाद में जो कंसीव करेगी, जो बच्चा होगा वो लो बर्थ वेट का बच्चा होगा, और अगर लो बर्थ वेट का बच्चा होगा, प्री मेच्योर डिलीवरी होगा, तो बच्चा हमेशा बीमार रहेगा और वो हमेशा कमजोर होगा। इससे न्यूट्रिशन से डायरेक्ट रिलेशन है बच्चों का या मदर का डेवलपमेंट। इसलिए जो 2 इंडिकेटर्स रखा गया है कि भाई अगर 2 इंडिकेटर्स हमारा ठीक है तो बाकी तो सब ठीक है। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? अगर नहीं समझ में आया तो बोल दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूँ, आपके काम की चीज बोल रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये पूरे लाइफ आपका 4-5 साल कंप्लीट करने के बाद भी जाएंगे तो ये फील्ड में काम आएगा। यही इसी आधार को आपको काम करना है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, बेसिक चीज। उसी आधार पर आप कोई भी बीमारी के विषय में वही मैं बताऊंगा। तो टीबी तो एक आपका एक सैंपल है, उसी के आधार पर सभी बीमारियों के विषय में पढ़िएगा। ये डिफिनेशंस क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका साइन सिम्टम्स क्या है, इसका इन्वेस्टिगेशंस क्या है, अभी वाले बताएंगे इन्वेस्टिगेशंस क्या है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत सारे साइन सिम्टम अलग अलग बीमारी में एक ही तरह का होता है, तो उससे हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, फिर बाद में हम लोग फाइनल ट्रीटमेंट बनाते हैं। अगर ट्रीटमेंट, देखिए 2 चीज बहुत जरूरी है, फाइनल ट्रीटमेंट आसान है, डायग्नोसिस करना नहीं है ना। तो ये आप ध्यान रखिए कि कैसे डायग्नोसिस होता है, या आपका जो फिजिशियन, आप जहाँ पर हेल्प करने जा रहे हैं, फिजिशियन हमारा कैसे डायग्नोसिस करते हैं, उसको आपको नजर रखना है। डायग्नोसिस आपको नहीं करना है, ट्रीटमेंट आपको नहीं देना है, लेकिन डायग्नोस्टिशियन और सर्जन को आप एक अच्छे असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे। हमारा सेफ डिलीवरी हो, हमारा बच्चा जो न्यूबॉर्न आ रहा है वो सेफ हो, उसका इम्यूनाइजेशन सेफ हो, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक हो, ठीक है। एजुकेशन हमारा एडल्ट का एडल्ट एजुकेशन हमारा सही हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज की स्थिति हो। और एलटी खास करके जो है लैब टेक्नीशियन, उनको माइक्रोबायोलॉजी की आइडिया होनी चाहिए। एक्चुअली है क्या, ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। स्टेनिंग प्रॉपरली हो, प्रॉपरली स्टेनिंग में उसमें क्या होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है कि ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म एरोबिक है कि एनारोबिक है, ठीक है, इंट्रासेलुलर है कि एक्स्ट्रा सेलुलर है,
ये सब आपको प्रॉपरली स्टेमिंग प्रॉपर हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसका गुण है, क्या इसका शेप साइज होता है, क्या इसका मीडिया है जिसमें कि ये ग्रोथ करता है, अगर मीडिया है, ब्लड मीडिया है, तो ये चीज आप लोगों को जानकारी अच्छी से होनी चाहिए और बढ़िया से आपको जानते कि ये मौका जो मिल रहा है यही आपको फील्ड में काम आएगा। अगर आप सही से पढ़ेंगे, ठीक से स्टडी करेंगे, तभी फील्ड में जाके सर्वाइव करेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं यहाँ पर फील्ड में, तो बेसिक नॉलेज तो सब। चलिए, मैं बहुत चीज इधर उधर की बात किया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को आधार मान करके आप पढ़ेंगे, है ना, ताकि आप अच्छा से सभी मैं नहीं समझ ये जान सकता हूँ या मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप सब चीज जानें। अब मैं कहूँगा कि पता मुझे तुम बताओ, तुम नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड जहाँ तक आपको जानकारी होनी चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए। इस बीमारी का क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, क्या लक्षण है इसका। पैथोलॉजी के विषय में मैं नहीं जानूंगा क्या पैथोलॉजिकल चेंजेज है, लेकिन फिजियोलॉजी के विषय में जानूंगा। अगर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है बॉडी में। इस आधार को मान करके आप आगे बढ़ेंगे और एलटीबी आप अगर ऑर्गेनिज्म के विषय में जानेंगे तो ये बेटर होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए, मैं ये फालतू का चीज़ नहीं था, लेकिन मैं बता दिया कि कैसे तैयारी करना है आपको, कैसे पढ़ना। अब हम लोग टीवी